और बंद कर। हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। पार्ट 1 होने वाला है इस चैप्टर का। ये 2 पार्ट्स में आपको कंप्लीट चैप्टर मिलेगा, ठीक है। और इसके दूसरे पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ रेगुलरली मंडे टू सैटरडे क्लासेस चल रही है, तो हर शाम में 6 बजे आपको ज्वाइन करना है। सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज, अदर जो भी कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या लास्ट ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन पे। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और आपको वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से देखते हैं जरा इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे चुनाव है क्या, उनका महत्व क्या है, और साथ ही साथ चुनाव के प्रकार और भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे भारत में वयस्क मताधिकार के बारे में, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली के बारे में पार्ट 1 के अंदर। और फिर हम बात करेंगे आरक्षण, चुनाव आयोग और भारत में चुनावी प्रक्रिया। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी पॉइंट वाइज डिटेल नोट्स हैं जो कि आपको वेबसाइट और ऐप पर मिलेंगे, तो आप जरूर देखना। साथ ही साथ आप क्लासेस की अपडेट्स और बाकी न्यू नोट्स और बाकी कंटेंट के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप इस नंबर पे आप कर सकते हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और 11th की तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है और एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो फटाफट से सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर चुनाव होते क्या है। तो देखो, चुनाव वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी देश के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। प्रतिनिधि का मतलब बेसिकली जो उसके नेता हैं, यानी जो क्या करेंगे उसके बिहाफ पर शासन करेंगे। जैसे भारत में एमपी होते हैं, ठीक है, एमएलए होते हैं। एमपी यानी हमारा सांसद, ठीक है, और एमएलए यानी हमारा विधायक। तो जो इनका चुनाव करेगा, ठीक है, वो व्यवस्था जिसके द्वारा इन्हें चुना जाता है वही क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि आखिर इन चुनावों का महत्व क्या है, फायदा क्या है, जरूरत क्या है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि मतदाता और प्रतिनिधियों के बीच में सीधा संपर्क होता है। मतदाता का मतलब जो कि एक वोटर हो गया, जैसे कि आम जनता, और प्रतिनिधि का मतलब वह नेता जो कि एमपी या एमएलए बनेगा। तो क्योंकि एमपी या एमएलए को वोट किससे चाहिए, इस वोटर से चाहिए, तो इनके बीच में क्या होता है, एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है जिसकी वजह से व्यवस्था अच्छे से चलती है। प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है क्योंकि उन्हें पता है कि भाई फिर 5 साल बाद क्या करना पड़ेगा, वोट मांगने जाना पड़ेगा, और अगर काम नहीं करेंगे या गलत करेंगे तो अगली बार वोट नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से उनके मन में क्या आती है, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी की भावना आती है। लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है क्योंकि देखो, लोगों को पता होता है कि भाई उनके नेताओं को उन्हें ही चुनना है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, जिससे वो राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीख भी पाते हैं। लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है कि भाई उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, वो सरकार से किस चीज की मांग कर सकते हैं और कौन से कार्य उनके लिए करना अनिवार्य है। साथ ही साथ उनकी राजनीति में रुचि बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है। भाई जब आप किसी चीज का हिस्सा होते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट उसमें और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों का राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर उनका भी कुछ ना कुछ रोल है। और एक समानता की भावना पैदा होती है लोगों के मन में। क्या होती है भाई, समानता की भावना पैदा होती है लोगों के मन में, ठीक है, कि भाई हर व्यक्ति को चुनाव में वोट डालने का मौका मिलता है, तो सभी व्यक्तियों को एक समानता की भावना महसूस होती है। अब हमें समझना है कि आखिर चुनाव के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो, चुनाव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने समझा चुनाव है क्या, उनकी जरूरत क्या है, यानी उनका महत्व क्या है। अब ये समझो कि चुनाव के प्रकार क्या है। तो 2 प्रकार हैं। देखो, पहला डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। इसका मतलब क्या है, देखो, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जब वोटर डायरेक्टली किसे चुन रहा है, अपने नेता को, ठीक है। जैसे भारत में एमपी या एमएलए को चुना जाता है, या नेता की जगह आप ज्यादा बेहतर कह सकते हो कि अपने प्रतिनिधि को चुन रहा है, ठीक है, जो उसके बिहाफ पर क्या करेगा, शासन चलाएगा। जैसे भारत में वोटर डायरेक्टली एमपी एमएलए को चुनते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है। अच्छा देखो, जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई वोट डालने जाता है क्या, हम में से नहीं जाता। तो इसमें कौन वोट डालता है, तो ये एमपी और एमएलए इसके अंदर क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया इनडायरेक्ट, क्योंकि देखो हम डायरेक्टली इसमें वोट नहीं डाल रहे, हमने इन्हें चुना और इन्होंने राष्ट्रपति को चुना। तो डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जब हम अपने प्रतिनिधि खुद चुने, तो जो एमपी एमएलए का इलेक्शन हुआ वो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। पर राष्ट्रपति का इलेक्शन क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि हमने एमपी एमएलए को चुना और उन्होंने कैसे चुना, राष्ट्रपति को। तो इस तरीके से जो प्रत्यक्ष चुनाव है उसके अंदर जो वोटर है यानी मतदाता है, वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, जबकि अप्रत्यक्ष चुनावी व्यवस्था के अंतर्गत मतदाता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे जाकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो इस तरीके से कहानी चलती है,
ठीक है, हमने उसमें भी देखा था ना संविधान सभा में पहले चैप्टर के अंदर कि जब भारतीय संविधान सभा बनी थी तो उसके सभी सदस्य क्या थे, अप्रत्यक्ष व्यवस्था द्वारा चुने गए थे, यानी लोगों ने क्या चुना, कुछ लोगों को चुना और उन्होंने फिर संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो ये व्यवस्था इस प्रकार की होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जब मतदाता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनता है तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहलाती है। ठीक है, इसके गुण क्या है, यानी कि इसकी विशेषता क्या है, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा पेपर में, इसीलिए हमने पॉइंट वाइज लिख रखा है। ठीक है भाई, तो इसके गुण क्या है, इसके गुणों के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार है, यानी लोकतंत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने नेता का खुद चुनाव करता है तो ये उसके अनुसार है। दूसरा, प्रत्येक मतदाता की इच्छा का सम्मान होता है। मान लीजिए कोई एक एमएलए है, आपने उसे चुना तो भाई आपकी बात मानी गई ना, पर वो एमएलए तो फिर अपनी मर्जी से काम करेगा ना, तो इससे आपकी जो इच्छा थी उसका तो सम्मान नहीं हुआ। तो प्रत्यक्ष में ये होता है कि जब आप डायरेक्टली अपने एमएलए को चुनते हो तो अपनी इच्छा के अनुसार जिसे चाहो उसे वोट दे सकते हो। तीसरा, लोगों को राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती, जैसे अभी अभी हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, कोई इतना लोगों में इंटरेस्ट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। प्रतिनिधियों द्वारा मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब जो प्रतिनिधि यानी जो आपका एमपी एमएलए है वो तो आपका खास ध्यान रखेगा, पर राष्ट्रपति आपका ध्यान क्यों रखेगा, राष्ट्रपति को लेना देना ही नहीं है। ठीक है, वो उसका चुनाव आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं इन ड्यूटीज से अलग रहेगा। जबकि एमपी एमएलए को पता है कि फिर 5 साल बाद आना है, वोट लेने हैं, तो वो आपका खासा ध्यान रखेंगे। भ्रष्टाचार कम होता है इसके अंदर। ठीक है, भ्रष्टाचार कम क्यों होता है भाई, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे भारत के अंदर अगर हम देखें लगभग 125 करोड़ लोग हैं, इसके अंदर से काफी लोग होंगे जो 18 साल से ज्यादा आयु के हैं। अब उन सभी को रिश्वत देकर भ्रष्टाचार करना तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव पे एमपी एमएलए कितने ही होंगे, सबको पटाया जा सकता है, सबको रिश्वत दी जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में भ्रष्टाचार की समस्या हो सकती है। और मतदाताओं में स्वाभिमान आता है, भाई जो वोटर है उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई मैं भी क्या करके आया हूँ, वोट दे के आया हूँ, यानी इस देश के अंदर मेरा भी कुछ ना कुछ हिस्सा है, मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके दोष क्या है भाई, ये सब तो क्या हो गए उसकी खासियत हो गई, इसके दोष क्या है, इसमें क्या कमी है। तो देखो पहली बात तो योग्य प्रतिनिधि का चयन नहीं होता, क्योंकि सामान्य लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं है कि चुनना किसे है। ठीक है, राजनीतिक दलों का कुप्रभाव होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं पार्टी को वोट देते हैं ना कि नेता को। अब पार्टी को तो मान लीजिए आपने जिता दिया, कोई XYZ पार्टी थी उसे जिता दिया क्योंकि आपको वो पार्टी पसंद थी, पर उसका नेता आपके क्षेत्र में काम करेगा या नहीं करेगा इससे तो मैटर नहीं करता ना। अब वो नेता अगर खराब निकल गया तो कहानी खराब हो जाएगी। विवादों की संभावना रहती है, भाई विवाद हो सकते हैं, आपने देखा होगा कई बार जो समर्थक होते हैं अलग अलग पार्टियों के उनके बीच में दंगे भी हो जाते हैं, तो ऐसी भी व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में खर्चा ज्यादा होता है। ये सोच के देखो कि इतने सारे लोगों से वोटिंग करानी है तो कितने ज्यादा लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूरी व्यवस्था चलानी पड़ेगी, तो इसमें खर्चा ज्यादा होता है। और योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने से कतराता है। योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने से इसीलिए कतराता है क्योंकि बेसिकली इतने सारे लोगों को मनाना और उनसे वोट हासिल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी कौन सी थी बच्चों, हमारी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। अप्रत्यक्ष कौन सी थी, जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधियों को सीधा नहीं चुनते, वह पहले क्या करते हैं निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल का वही कि भाई वो किसी प्रतिनिधि को चुन लेते हैं और फिर वो मिलकर क्या करते हैं भाई अपने मेन प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में होता है हम एमपी एमएलए चुनते हैं, ये एमपी एमएलए को कुल मिलाकर क्या कहते हैं निर्वाचक मंडल। ठीक है, और ये निर्वाचक मंडल फिर चुनाव करता है किसका, राष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है आपका अप्रत्यक्ष मेथड है। ठीक है, इसके गुण क्या है, इसके गुण देखो क्या है कि पहली बात तो योग्य प्रतिनिधियों के निर्वाचन की संभावना की, भाई जो आपने एमपी एमएलए चुने उनके पास हमारे से तो ज्यादा ही राजनीतिक ज्ञान है, तो इस आधार पर वो क्या करते हैं कि योग्य व्यक्ति को चुन पाते हैं। कम खर्चीली है क्योंकि ज्यादा वोट होंगे ही नहीं। राजनीतिक दलों के कुप्रभाव की संभावना कम रहती है, क्यों, क्योंकि राजनीतिक दलों का इतना प्रभाव होता ही नहीं है उस दौर में। ठीक है, अज्ञानियों की सफलता में कमी आती है कि भाई कोई अज्ञानी व्यक्ति चुना जाए, ऐसा बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली जो लोग आपने जिन्हें चुना है वो लोग समझदारी से आगे चुनाव करते हैं, और जहां पर बड़े चुनाव क्षेत्र होते हैं वहां पर यही व्यवस्था सही रहती है। बड़े चुनाव क्षेत्र यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसके अंदर सभी को बुलाकर वोटिंग कराना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर यह व्यवस्था सही रहती है। ठीक है, इसके दोष क्या है, तो इसके दोष क्या है भाई, देखो जनता और प्रतिनिधि के बीच में कोई संपर्क नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने तो एमपी एमएलए को चुन के भेज दिया, ठीक है, अब उन्होंने प्रेसिडेंट चुन लिया, अब आपका और प्रेसिडेंट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि एमपी एमएलए की संख्या कितनी ही होगी। ठीक है, उन सभी को आराम से किसी ना किसी तरीके से मनाया जा सकता है। लोगों को कोई राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती, लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिलता, और ये अलोकतंत्रीय है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली जनता की भागीदारी
नहीं होती है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं भाई, अब यहां तक हमने ये समझ लिया कि भाई चुनाव क्या है, ठीक है, फिर हमने समझ लिया उनकी जरूरत क्या है, फिर हमने उनके प्रकार समझ लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और उनकी विशेषताएं समझ ली। अब बात आती है भारतीय चुनाव प्रणाली की क्या विशेषता है। ये तो अभी तक हम चुनाव के बारे में बात कर रहे थे, अब भारतीय चुनाव प्रणाली में क्या खास बात है। तो भारतीय चुनाव प्रणाली की खास बात के बारे में बात करें तो सबसे पहला है व्यस्क मताधिकार, कि भारतीय संविधान के अंदर हर व्यक्ति को क्या अधिकार दिया गया है कि भाई एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर बिना किसी भेदभाव के उसे वोट डालने का अधिकार मिलेगा। यानी अगर आपने, जैसे शुरुआत में ये आयु 21 वर्ष थी और अब कितनी हो गई है, 18 वर्ष, तो एक 18 वर्ष वर्तमान दौर में अगर आप देखें तो आपकी आयु अगर हो गई है तो आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, चाहे आप किसी भी धर्म से, जाति से, समुदाय से, लिंग से संबंध रखते हो, आपको अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। तो व्यस्क मताधिकार की व्यवस्था है। दूसरा संयुक्त निर्वाचन है, कि भाई सभी का निर्वाचन एक साथ होता है, यानी एक राज्य के एमएलए एक साथ चुने जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ देश के एमपी एक साथ चुने जाएंगे, तो एक साथ चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी डायरेक्टली हम अपने एमपी और एमएलए को चुनते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ गुप्त मतदान होता है, यानी जो वोट आपने कास्ट किया, ठीक है, आप बाध्य नहीं हो उसको किसी को बताने के लिए, आप उसे छुपाकर रख सकते हो। एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र होता है, यानी हर चुनाव क्षेत्र से क्या होता है, एक सदस्य को चुना जाता है। कितने सदस्यों को, एक सदस्य को हर चुनाव क्षेत्र से चुना जाता है। चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग वो संस्था है जो भारत में चुनाव कराती है, इसके बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे, और स्थानों के आरक्षण के बारे में भी आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, ये भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता है। इसके बाद यहां पर आ गया हमारा मेन टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल मार्क कर लो, ठीक है, किसी ना किसी पेपर में आएगा जरूर, ठीक है, 11th के अंदर, चाहे आपके अभी टर्म वाइज में आ जाए, ठीक है, या आगे जाकर आ जाए, पर आएगा जरूर, ठीक है। भारत में व्यस्क मताधिकार की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 326 में की गई है, ये याद रखना है आपको। व्यस्क मताधिकार में है क्या, ये वह व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को एक निश्चित आयु, जो पहले कितनी थी 18 वर्ष, सॉरी 21 वर्ष, और अब कितनी है 18 वर्ष, ठीक है, पहले कितनी थी 21 वर्ष और अब कितनी है 18 वर्ष, प्राप्त करने के बाद बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, कोई सी भी भाषा बोलता हो, उसे क्या मिलेगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेशन में, आखिर किस ईयर में और किस संविधान संशोधन द्वारा उम्र को 21 से 18 वर्ष किया गया था, ठीक है, यानी वोट देने की अधिकतम आयु को 21 से 18 वर्ष किया गया था, हाँ सॉरी, वोट देने की न्यूनतम आयु को, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं भाई, व्यस्क मताधिकार की खासियत क्या है, इसमें खास क्या है। तो सबसे पहले तो ये लोकतंत्रात्मक है, कि भाई हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल रहा है। दूसरा, ये राजनीतिक शिक्षा देता है, भाई लोगों को वोट देना होता है ना, तो वो राजनीति में इंटरेस्ट भी लेते हैं, इसीलिए उनसे क्या होता है, उन्हें सीखने को भी मिलता है। स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, तो जो लोग हैं उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या है, ये जरूरी है। इससे अल्पसंख्यक भी संतुष्ट रहते हैं भाई, क्योंकि उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिलता है। राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है, कैसे, क्योंकि जो सरकार आपने आप पर शासन कर रही है वो आपने ही चुनी है ना, ठीक है, इसीलिए लोगों के मन में क्या होता है, एक भावना रहती है कि भाई इनका चुनाव हमने किया है तो अब हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। तो एकता में वृद्धि होती है, कोई क्षेत्र अलग नहीं होना चाहता। कानूनों का अधिक पालन होता है, क्योंकि जो लोग ये कानून बना रहे हैं उन लोगों को आप ही चुनकर लाते हो। शिक्षा व लिंग के अनुसार मतदान कराना वैसे भी उचित नहीं है भाई, सिर्फ पढ़े लिखों से करा दो, ठीक है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, या फिर सिर्फ मेल से या सिर्फ फीमेल से करा दो, तो वो भी गलत है। इसी वजह से सभी को अधिकार मिलना चाहिए, और सभी में स्वाभिमान की भावना आती है, ठीक है भाई, एक फीलिंग आती है कि भाई हमारा भी इस देश के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ महत्व है, ठीक है। इसके बाद अब हर चीज बिल्कुल सही तो होती नहीं है, तो फिर वयस्क मताधिकार में क्या कमी है भाई। वयस्क मताधिकार, पहला तो ये कहा गया कि ये प्राकृतिक नहीं है। देखो प्रकृति ने हम सबको सेम नहीं बनाया है, ठीक है भाई, तो हम सबको वोट का अधिकार क्यों दे, जो काबिल है उसे वोटिंग का अधिकार दें और जो काबिल नहीं है उसे वोटिंग का अधिकार ना दे। साथ ही साथ कहा जाता है कि भाई अशिक्षित लोगों को मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो काफी ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझ नहीं पाते, ठीक है, और ना समझ पाने के कारण, यानी जो राजनीतिक जरूरतें हैं, स्थितियां हैं, उन्हें नहीं समझ पाते, जिस वजह से क्या होता है, आगे जाकर देश में समस्याएं होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भाई स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि वो ज्यादा भावुक होती है, ठीक है, और ज्यादातर स्त्रियां अपनी फैमिली के अनुसार वोट डालती हैं, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, जबकि ये बिल्कुल वर्तमान दौर में क्या है, सही नहीं है, ठीक है। धनी व्यक्तियों का शासन स्थापित होता है इससे, यानी जिसके पास पैसा होता है वो लोगों को लुभाकर, ठीक है, क्या करता है, वोट प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि भाई सभी नागरिक समान नहीं है, और अगर सभी नागरिक समान नहीं है तो सभी को वोटिंग का अधिकार क्यों मिलना चाहिए। और
एक तर्क जो बहुत से विद्वानों द्वारा दिया जाता है वो ये है कि भाई बहुत से लोग मुश्किल समस्याओं को नहीं समझ पाते। जैसे देश की सरकार जो है राजनीति से संबंधित है, देश की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है और कई कानूनों से संबंधित है। तो उस दौर में क्योंकि सामान्य लोग इन सबको नहीं समझ पाते तो सभी को वोटिंग का अधिकार देना क्या है, सही नहीं है। तो ये सब तर्क दिए जाते हैं। यहां तक हमने जो जो इंपॉर्टेंट पहले पार्ट के टॉपिक थे हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुनाव आयोग के बारे में, उसकी शक्तियां, उसकी पावर, भारत में चुनाव कैसे होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट चैप्टर जरूर देखना। पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। सभी डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस वगैरह आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन पे। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अपडेट्स के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो सब्सक्राइब करना तो भाई कंपलसरी है चैनल को, तभी अपडेट्स मिलेंगी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल